नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी भूतिया घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और ये भूतिया घटना हमें भेजी है दीपक सिंह ने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। ये कहानी है दीपक सिंह की। दीपक उस समय सितंबर 2017 में 28 साल के थे। वह भारतीय रेलवे में एक लोको पायलट के रूप में काम कर रहे थे। दीपक का घर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक साधारण शहर में था। दीपक के परिवार में उनके वृद्धावस्था के पिता थे, जो पिछले 3 साल से लकवे के कारण बिस्तर पर थे। साथ में उनकी पत्नी प्रिया और उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटी जो 5 साल की थी और एक बेटा जो 2 साल का था। घर का सारा खर्च और पिता का महंगा इलाज, सब कुछ दीपक की तनख्वाह पर निर्भर था। दीपक एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। इसीलिए जब उनके एक दोस्त ने बताया कि भोपाल डिवीजन में मालगाड़ी चलाने पर ओवरटाइम और सेक्शन अलाउंस ज्यादा मिलता है, तो दीपक ने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में तुरंत वहां ट्रांसफर ले लिया। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ साबित हुआ। बरगी टनल सेक्शन। जब दीपक भोपाल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी पोस्टिंग जबलपुर से इटारसी के बीच के एक रूट पर हुई है। यह रूट अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी दुर्गम और भयानक बरगी टनल सेक्शन के लिए बदनाम था। बरगी टनल, जिसका नाम आसपास के एक छोटे से गांव पर पड़ा था, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल 1940 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा बनाई गई थी और इसे बनाने में कई मजदूरों की जान गई थी। स्थानीय लोग इसे मौत का छेद कहते थे। दीपक को वहां के पुराने स्टाफ ने साफ चेतावनी दी थी, दीपक बाबू, उस टनल से बचकर रहना। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच वहां से गुजरने वाला कोई भी ड्राइवर बिना डरे वापस नहीं आता। उस टनल में कुछ अटका हुआ है। दीपक ने इन बातों को अनदेखा किया, यह सोचकर कि वह एक इंजीनियर है और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। उनकी नजर सिर्फ अपने पिता के इलाज और बच्चों के भविष्य पर थी। सितंबर 2017 की रात थी। दीपक अपनी 58 डिब्बों की भारी मालगाड़ी लेकर रात 1 बजे जबलपुर से इटारसी के लिए रवाना हुए। उनके साथ असिस्टेंट लोको पायलट ALP राकेश था। राकेश सिर्फ 22 साल का था और इस रूट पर नया था। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। रात 2 बजे जब वे बरगी टनल सेक्शन के पास पहुंचे तो बाहर का सन्नाटा भयानक हो गया। राकेश, जो अब तक मोबाइल पर गेम खेल रहा था, एकदम से चुप हो गया। उसने ईयरफोन हटाए और दीपक से पूछा, सर, यहां बाहर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दुनिया के आखिरी कोने पर आ गए हों? दीपक ने हॉर्न दिया और बोले, फालतू बातें बंद करो राकेश, ये सिर्फ जंगल है, डरने की जरूरत नहीं। 2:25 ट्रेन ने टनल के प्रवेश द्वार को पार किया। इंजन की हेडलाइट ने टनल की पुरानी काई लगी दीवारों को उजागर कर दिया। टनल के अंदर की गूंज इतनी तेज थी कि इंजन का शोर भी कम लग रहा था। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर 500 मीटर आगे बढ़ी, दीपक ने एक अजीब सी घटना महसूस की। इंजन का केबिन, जो हमेशा इंजन की गर्मी से गर्म रहता है, अचानक ठंडा पड़ गया। यह ठंडक ऐसी थी जैसे किसी ने ऐसी को 16 डिग्री पर सेट कर दिया हो। दीपक ने थर्मामीटर देखा, केबिन का तापमान सामान्य था। दीपक ने राकेश की तरफ देखा। राकेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। राकेश, क्या हुआ? दीपक ने ईयरफोन हटाकर पूछा। राकेश ने कांपते होंठों से कहा, सर, कोई हमें देख रहा है। दीपक ने बाहर देखा। टनल की दीवारें थीं, कोई नहीं था। तभी इंजन के डैशबोर्ड पर लगे एक छोटे से टेम्परेचर मीटर में, जो इंजन का तापमान दिखाता था, अचानक तेजी से गिरावट आने लगी। यह तकनीकी रूप से असंभव था क्योंकि इंजन चल रहा था। दीपक ने तुरंत उस मीटर को अनदेखा किया और खुद को शांत रहने को कहा। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। दीपक ने हॉर्न दिया। हॉर्न की आवाज टनल में गूंजी और उस गूंज के वापस आने से पहले ही धमाक, एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रेन किसी चीज से टकराई हो, और झटका लगते ही इंजन एकदम से बंद हो गया। इंजन का शोर, इंजन की गर्जन, सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन की हेडलाइट बुझ गई। दीपक और राकेश टनल के बीचों बीच पूर्ण अंधेरे में थे। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि वह शोर से ज्यादा डरावनी थी। दीपक ने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ एक धीमी घुर्र घुर्र की आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अंतिम सांस ले रहा हो। दीपक ने तुरंत रेडियो उठाया। कंट्रोल रूम,
बर्गी टनल में इमरजेंसी ब्रेकडाउन, हमारा इंजन बिल्कुल बंद हो गया है, ओवर। रेडियो पर आवाज आई, दीपक, वहां कोई तकनीकी खराबी नहीं है, तुम्हारा इंजन 100% फिट था, जल्दी से उसे चालू करो। तभी टनल के आगे की ओर से, जहां ट्रेन का इंजन खड़ा था, एक और भयानक आवाज आई। यह आवाज वैसी थी जैसे कोई चीज इंजन के सामने वाले बफर से जोर जोर से टकरा रही हो। धम धम। यह आवाज वैसी थी जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, लेकिन यह आवाज इंसान का नहीं लग रही थी। यह भारी, ठोस और डरावनी थी। राकेश पूरी तरह से टूट चुका था। वह इंजन के फर्श पर सिमट गया और रोने लगा। दीपक ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके इंजन के सामने देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और सामने की टनल की दीवार के अलावा कुछ नहीं था। दीपक ने लोको पायलट के केबिन का दरवाजा खोला और टॉर्च से पटरी पर रोशनी डाली। पटरी पर, इंजन के ठीक सामने, किसी चीज को जोर से घिसटने के निशान थे। ये निशान 20 से 25 मीटर दूर से शुरू होकर इंजन के बफर तक आ रहे थे। दीपक ने टॉर्च को दीवार पर घुमाया और तभी उन्होंने देखा, टनल की दीवार पर जहां नमी थी, वहां किसी ने अपनी उंगलियों से लंबी लंबी खरोंचें बनाई थी। ये खरोंचें ताजा लग रही थी और दीवार से जमीन पर लाल रंग का पानी टपक रहा था। दीपक का दिल तेजी से धड़का। यह खून था। तभी घिसटने की आवाज बंद हो गई और एक नई आवाज आई, लोहे के टकराने की आवाज। दीपक ने टॉर्च की रोशनी को पटरी के बीचों बीच लगाया। इंजन के बफर से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक भारी लोहे का टूल बॉक्स पड़ा दिखाई दिया। वह टूल बॉक्स पुरानी गंदी जंजीरों से बंधा हुआ था और उस टूल बॉक्स के ऊपर किसी ने अपना नाम खुरच कर लिखा था, मनोज। दीपक को सदमा लगा। उसे याद आया, कंट्रोल रूम ने जिस ट्रैक मेंटेनर की मौत की बात की थी, उसका नाम मनोज था। दीपक ने टूल बॉक्स को और करीब से देखा। टूल बॉक्स में दरारें पड़ी थीं और अंदर से कुछ कपड़े दिखाई दे रहे थे। तभी टनल की छत से, जहां से पानी टपक रहा था, एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दीपक ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन टनल की छत से टपकने वाला पानी अब पानी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल रंग का तरल था, जो दीपक के इंजन के ऊपर गिर रहा था। तभी राकेश, जो फर्श पर पड़ा था, तेजी से बोला, सर, मुझे टनल के दूसरे छोर पर कोई लाइट दिख रही है। दीपक ने टनल के बाहर दूसरे छोर पर देखा। हाँ, दूर अंधेरे में एक छोटी तेज सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। दीपक को लगा कंट्रोल रूम ने मदद भेजी होगी, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से रेडियो पर एक तेजी से और घबराई हुई आवाज आई, दीपक, वहां रुको, टनल के अंदर कोई और ट्रेन नहीं है, वहां कोई नहीं आ रहा है, वह पुरानी ट्रेन की आत्मा है। दीपक का दिमाग घूम गया। सामने से आ रही रोशनी कोई ट्रेन नहीं थी, बल्कि मनोज की आत्मा का भ्रम था। यह हो सकता है उस ट्रेन की आत्मा थी जिसने मनोज को कुचला था। दीपक ने अब फैसला किया कि उसे भागना होगा। उसने एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। टक्कर की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। सफेद रोशनी अब ज्यादा नजदीक थी। वो तेजी से उनकी ओर आ रही थी। दीपक ने लोहे की रॉड उठाई और टूल बॉक्स की ओर भागा। वह जानता था कि इस टूल बॉक्स में ही मनोज की आत्मा अटकी हुई है। जैसे ही दीपक टूल बॉक्स के पास पहुंचा, टनल की दीवार पर मनोज की पूरी चिल्लाती हुई परछाई एकदम से दिखाई दी। परछाई ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी आवाज टनल की गूंज को चीरती हुई दीपक के कान में गूंजी, तू मेरे बच्चों के कपड़े नहीं लेगा। दीपक ने आंखें बंद कर ली और उस टूल बॉक्स को अपनी पूरी ताकत से पटरी से उठाकर टनल की दीवार पर फेंक दिया। धमाका! टूल बॉक्स फट गया। उसके अंदर से कपड़े बिखरे, एक फ्रॉक, एक छोटी शर्ट और कुछ गुड़िया, ये सब गंदे और खून से सने हुए थे। और जैसे ही ये कपड़े बिखरे, टनल के अंधेरे में एक साथ दो भयानक चीखें गूंजी। एक पुरुष की, मनोज की, जो दर्द और गुस्से से भरी थी, और दूसरी एक छोटे बच्चे की, जो डर और दुख से भरी थी। दीपक का शरीर सदमे से जम गया था। दो अलग अलग चीखें। इसका मतलब यह था कि टूल बॉक्स में सिर्फ मनोज की आत्मा नहीं, बल्कि उसके बच्चों की आत्माएं भी फंसी हुई थीं। वे बच्चे जिनकी निशानी, कपड़े और खिलौने कभी मिल नहीं पाई थी। दीपक ने देखा कि टूल बॉक्स के फटने से
दीवार पर बनी मनोज की परछाई अब बिखरने लगी थी। परछाई का निचला हिस्सा रेत के ढेर की तरह ठहरा था। लेकिन तभी मनोज की आत्मा ने अंतिम बार विरोध किया। मनोज की चीख अब एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई और टनल की छत से कीचड़ और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े तेजी से गिरने लगे। टनल के अंदर जोरदार भूकंप जैसा महसूस होने लगा। दीपक ने अपने कांपते हाथों से उस गंदे खून से सने बच्चों के कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। वह गुड़िया जिसकी टांग टूटी हुई थी। जैसे ही दीपक ने उस गुड़िया को छुआ, टनल में गूंजती भयानक चीखें एकदम से शांत हो गईं। चारों ओर केवल पत्थरों के गिरने की धीमी आवाजें थीं। दीपक ने आंखें खोली। मनोज की परछाई पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। टनल की दीवारें अब सिर्फ गीली थीं। खून की तरह दिखने वाला लाल पानी भी टपकना बंद हो गया था। दूर टनल के दूसरे छोर से आ रही सफेद रोशनी, जो पुरानी ट्रेन की आत्मा थी, भी बुझ चुकी थी। दीपक को लगा खतरा टल गया, लेकिन तभी राकेश एएलपी, जो इंजन के फर्श पर दुबका हुआ था, जोर से चिल्लाया, सर लाइट देखिए। दीपक ने इंजन के केबिन के बाहर देखा। इंजन की हेडलाइट अभी भी जल रही थी, लेकिन वह अजीब तरीके से झपझपा रही थी, जैसे वह तेल नहीं बल्कि जिंदगी की अंतिम सांस ले रही हो। दीपक ने फिर से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक धीमी थकी हुई आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। दीपक को एहसास हुआ कि मनोज की आत्मा शायद चली गई हो, लेकिन टनल का अभिशाप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मनोज अपने गुस्से में टनल की सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर चुका था और इंजन अब काम नहीं कर रहा था। दीपक ने फिर से रेडियो उठाया। कंट्रोल रूम, यहाँ टनल में हालात बहुत खराब हैं। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमें तुरंत बैकअप इंजन चाहिए। ओवर। रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भयानक स्टैटिक, खराब सिग्नल की आवाज। दीपक ने कंट्रोल रूम को कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। उन्हें लगा कि टनल के अंदर की नमी के कारण सिग्नल कट गया है। दीपक ने घड़ी देखी। रात 3 बजे से कुछ ही मिनट पहले थे। तभी इंजन के केबिन के अंदर उन्हें राकेश की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राकेश, जो अभी भी डरा हुआ था, ने अपनी उंगली उठाकर टनल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। सर, हवा। दीपक ने ध्यान दिया। टनल के अंदर हवा चल रही थी, जबकि टनल की पूरी लंबाई में कहीं से भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। यह हवा एकदम असामान्य रूप से ठंडी थी और यह बाहर से अंदर नहीं आ रही थी, बल्कि टनल के बीचों बीच पैदा हो रही थी। और उस हवा के साथ बहुत दूर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। यह रोना किसी इंसान का नहीं था, यह था एक बच्चे का रोना। बहुत धीमी लेकिन दिल को चीर देने वाली आवाज। दीपक के हाथ में अभी भी टूटी हुई गुड़िया थी। उसने गुड़िया को राकेश को दिखाया। राकेश, ये बच्चे की आवाज है, मनोज के बच्चे की। आत्माएं गई नहीं हैं, वो अभी भी यहीं हैं। रोने की आवाज अब इंजन के केबिन के पास आ गई थी। दीपक ने अपनी टॉर्च जलाई और केबिन के अंदर देखा। सब कुछ खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब उनके ठीक पीछे थी। दीपक और राकेश ने एक दूसरे को देखा। उनका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि इंजन के शोर के बिना वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दीपक ने धीरे से, डरते हुए इंजन के केबिन की पिछली खिड़की की तरफ टॉर्च घुमाई और उन्होंने देखा, पिछली खिड़की पर बाहर की ओर एक छोटी बच्ची की उंगलियों का निशान बना हुआ था। वह निशान इतना ताजा था मानो किसी बच्चे ने अभी अभी अपनी गंदी उंगली से खिड़की पर छुआ हो। और रोने की आवाज उसी खिड़की के पास से आ रही थी। दीपक ने राकेश की तरफ देखा। राकेश ने इशारे से कहा, ट्रेन में कोई तीसरा है। दीपक ने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला और टॉर्च से इंजन के पीछे वाले हिस्से पर रोशनी डाली, जहां इंजन और पहला डिब्बा जुड़ते हैं। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब दीपक ने टॉर्च को इंजन के ऊपर इंजन की छत की ओर घुमाया तो उसे एक तेज साया दिखाई दिया, जो इंजन की छत से फिसलकर पहले डिब्बे की छत पर चला गया। वह साया बहुत छोटा था, बिल्कुल एक बच्चे जैसा। दीपक चिल्लाया, राकेश, डिब्बों पर है, वह डिब्बों पर खेल रहा है। राकेश ने कांपते हुए कहा, सर, अगर वह इंजन और पहले डिब्बे के बीच आ गया तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, वह मनोज की मौत का भयानक फ्लैशबैक दीपक के दिमाग में कौंध गया। ट्रेन के नीचे कुचला जाना। दीपक को अब बच्चों की आत्माओं पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा डर और दया महसूस हुई। दीपक को एहसास हुआ कि मनोज की आत्मा चली गई, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं अपनी पसंदीदा चीजों के पास लौटना चाहती थीं,
यानी कपड़े और खिलौने। दीपक ने तुरंत टूल बॉक्स के पास जाकर सारे गंदे और फटे हुए कपड़े और गुड़िया उठाए। वह वापस केबिन में आया और उसने एक फैसला लिया। उसने राकेश से कहा, राकेश, हम इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। वे टनल में फंसे हैं। दीपक ने इंजन के केबिन की सामने वाली खिड़की खोली, जहां से वे पटरी को देखते थे। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। दीपक ने अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चों के कपड़े और खिलौने धीमे से इंजन के सामने वाले बफर पर पटरी के एकदम किनारे रख दिए। उसने गुड़िया को सबसे आगे रखा और फिर दीपक ने धीमी आवाज में, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहा हो, कहा, जाओ, तुम लोग अब आजाद हो। यह तुम्हारी मां के पास जाने का रास्ता है। अब और मत रुको। जैसे ही दीपक ने यह शब्द बोले, टनल के अंदर अचानक एक जोरदार लेकिन प्यारी सी हंसी गूंजी। यह हंसी वैसी थी जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा गुड़िया वापस मिलने पर हंसता है। हंसी के साथ ही इंजन की हेडलाइट जो छपछपा रही थी स्थिर हो गई और इंजन ने बिना किसी कोशिश के खुद को स्टार्ट कर लिया। इंजन की दहाड़ टनल में गूंजी। इंजन का तापमान तुरंत सामान्य हो गया। दीपक ने इंजन को बहुत धीमी रफ्तार से चलाया। उन्हें पता था कि वे अब अकेले नहीं हैं। इंजन टनल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही ट्रेन टनल के प्रवेश द्वार को पार करने लगी, दीपक ने इंजन के बफर पर रखे कपड़ों और गुड़िया की तरफ देखा। कपड़े और गुड़िया अभी भी वहीं रखे थे, लेकिन उन कपड़ों के ठीक ऊपर एक पारदर्शी हल्की परछाई दिखाई दी। वह परछाई दो छोटे खेलते हुए बच्चों की थी। वह दोनों बच्चे दीपक की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे, जैसे किसी लंबे सफर के बाद किसी यात्री को विदा कर रहे हों। दीपक ने आंखें बंद कर लीं और सर झुकाया। यह एक विदाई थी। जब दीपक ने आंखें खोली तो बफर पर कोई नहीं था, सिर्फ गुड़िया और कपड़े रखे थे। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से टनल सेक्शन से आगे बढ़ गई। दीपक ने अगले छोटे स्टेशन पर जाकर उन गंदे कपड़ों और खिलौनों को एक सफेद कपड़े में लपेटा और पटरी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। उसने वहां एक छोटी प्रार्थना भी की। दीपक ने उस रात कंट्रोल रूम को बताया कि तकनीकी खराबी के कारण वह टनल में 30 मिनट तक फंसे थे। उन्होंने भूतिया घटना का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन दीपक ने अगले दिन चुपके से अपने सीनियर्स से मनोज ट्रैक मेंटेनर के रिकॉर्ड्स निकलवाए। तो उसे पता चलता है कि मनोज की पत्नी ने आत्महत्या की थी और उसके साथ बच्चों की लाशें भी मिली थीं और बच्चों की मौत भी रेल दुर्घटना से हुई थी। लेकिन सबसे भयानक सच यह था, मनोज की पत्नी ने अपनी मौत से पहले मनोज की मां को बताया था कि जब भी वह सोती थी तो रात 2:30 उसे लगता था कि उसके बच्चे उसे अपने पास बुला रहे हैं और वह आवाज बरगी टनल से आती थी। मनोज की पत्नी पर टनल से लगातार मानसिक हमला हो रहा था। बच्चों की रोने की आवाज का भ्रम। वह भयानक मानसिक तनाव में थी। दीपक को समझ आ गया था, मनोज की आत्मा गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा कि उसके बच्चों की अंतिम निशानी चोरी हो गई और बच्चों की आत्माएं अपनी मां की मौत के बाद टनल में फंसी हुई थीं। शायद वे अपने पिता के पास जाने की कोशिश कर रही थीं। दीपक ने अपने पिता के इलाज के लिए ज्यादा पैसे कमाने का ख्याल छोड़ दिया। उसने तुरंत भोपाल डिवीजन से ट्रांसफर ले लिया। वह अब भी लोको पायलट की नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि वह कभी रात 1 बजे से 3 बजे के बीच किसी टनल से नहीं गुजरेंगे। दीपक को आज भी कभी कभी इंजन के केबिन के अंदर एक छोटी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई नन्हा सा यात्री अब भी उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ सफर कर रहा है। वह हर साल मनोज की मृत्यु की तारीख 26 सितंबर 1995 को दिया जलाते हैं। और इसी के साथ लोको पायलट दीपक सिंह की यह सच्ची और सबसे भयानक कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, क्या आप कभी अपनी जिम्मेदारी के कारण ऐसे किसी भयानक रास्ते से गुजरे हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं छूटते, खासकर माँ बाप और बच्चों के? हमें अपनी सच्ची घटनाएं जरूर भेजें, हम उन्हें दुनिया के सामने लाएंगे।